नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने हिस्ट्री का सिलेबस पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए कि हमें नेट जीआरएफ के लिए कैसे तैयारी करनी है। और साथ साथ में जिन स्टूडेंटों ने यूपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबों को सिलेबस देख लेना चाहिए। सभी का हमने सिलेबस इस पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, तो देख लीजिए। और आइए आज हम जो है टॉपिक वाइज हिस्ट्री को आगे लेकर के बढ़ते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो इतिहास यानी हिस्ट्री। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अब दोस्तों, इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुआ, इन उत्पत्ति के बारे में आइए हम जानते हैं। देखिए, हिस्ट्री का जो शब्द हुआ है, इतिहास का जो होता है, इस इतिहास का यहाँ से ये इतिहास जो होता है, देखिए इसको हम कलर कर लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हिंदी वाले को ग्रीन कलर कर लेते हैं और इधर जो है इंग्लिश वालों का इधर जो है रेड कलर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है क्या होता है कि इधर जो है बना है इतिहास, जो बना है ये इतिहास जो है ये दो शब्द से बना है, इति और हास से, ठीक है। इति और हास से बना है और जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। और क्या हुआ है? तो अतीत की घटनाएं जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। तो ये इतिहास का हो गया। इतिहास जो बना है इति जोड़ हास से और जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं अतीत में घटी है। अब हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें तो ये हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। किसका? तो ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। और इसमें जो है इस हिस्ट्री का अथर्ववेद में सर्वप्रथम जो है प्रमाण है। क्या? अथर्ववेद में इसमें जो है सर्वप्रथम प्रमाण मिला है उपवेद के पंचम वेद में, ठीक है। अथर्ववेद के उपवेद पंचम वेद में इसका प्रमाण मिला है। चर्चा है इसके बारे में, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो है इतिहास के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, तो इस इतिहास में देखिए यहाँ पर ये इतिहास में हम जब आता है हमारे दिमाग में, तो दो चीज़ आता है कि इतिहास तो क्यों और किसका, ठीक है। दो चीज़ हमारे दिमाग में आ जाता है कि इतिहास तो है तो किसका है, और ये है तो ये क्यों है, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है तो कह रहा है कि यदि वर्तमान और भविष्य को समझना इति का अध्ययन आवश्यक है। कह रहा है कि यदि वर्तमान और भविष्य को समझना यानी इति का जो है ना अध्ययन क्या करना है? आवश्यक है। अब है क्यों में तो जवाब आ गया। अब किसका? तो अब अध्ययन करना है भारत और विश्व का। किसका? तो भारत और विश्व का अध्ययन करना है, ठीक है। भारत और विश्व का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे कह रहा है कि हम जो है इतिहास को समझेंगे तो इसमें इतिहास के लिए हम मानवीय इतिहास की जो उत्पत्ति से संबंधित कुछ है इम्पॉर्टेंट तथ्य, उसको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए मानवीय इतिहास की बारे में बात करें तो मानवीय इतिहास को हम जो है तीन क्षेत्र में, तीन श्रेणी में बांटते हैं। क्या सब? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री को हम प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्री हिस्ट्री को हम प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्री हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो हमें जो प्री हिस्ट्री में जानना है, प्री हिस्ट्री के क्षेत्र में इसमें जो है जानना है क्या, तो इसमें जानना है पाषाण काल, लिपिक ज्ञान, पुरातात्विक स्रोत और खुदाई,
से प्राप्त। तो इसमें क्या था कि इस समय में हमें जो प्रागैतिहासिक काल का जो प्रमाण मिलता है तो इसमें लिपिक ज्ञान नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि इस समय में लिखने की कला नहीं शुरुआत हुई थी, लेखन कला स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। उसमें पाषाण काल है और इसमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसका जो है जानकारी के बारे में जानेंगे और खुदाई से जो प्राप्त साक्ष्य है उस साक्ष्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल की बात कर लें तो इसमें जो है ऐतिहासिक काल की बात कर लें तो इसमें आदि ऐतिहासिक काल में बात कर ले तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें आदि ऐतिहासिक हम उसको कहेंगे जो जिसका जो है इतिहास की साक्ष्य जो है आधा मात्रा में मिला हुआ। यानी कि सिंधु सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता का जो पुरातात्विक स्रोत है वो तो ठीक है, उससे हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है वो उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। कांस्य युग है तो पुरातत्व स्रोत के आधार पर उसका एज और उसको अनुमान लगा सकते हैं, उसमें लिखित जो कुछ मिला है, डिजाइनिंग किया हुआ है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जो पढ़ा साक्ष्य लिखित मौजूद है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसको हम आदि ऐतिहासिक के श्रेणी में रखेंगे। उसको क्या चीज़ में रखेंगे तो उसको हम आदि ऐतिहासिक के श्रेणी में रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है तो सिंधु और कांस्य युग पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी के बारे में, इसमें लिपि ज्ञान तो था किंतु अपठित था। कैसन था तो ज्ञान तो था किंतु अपठित था। अब देखिए क्या होता है तो इसमें कह रहा है कि कुछ विद्वान वैदिक युग का प्रारंभिक समय इसमें मानते हैं और कुछ नहीं मानते। कुछ विद्वान क्या करते हैं इसको जो है, कुछ विद्वान युग का प्रारंभिक समय इसमें मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जो विवादित टिप्पणी है, जो विवादित पॉइंट है उसको भी बारीकी से चर्चा करेंगे ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है, बारीकी से इसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कुछ जो हमें छूट गया, क्या तो हमें छूट गया यहाँ पर ऐतिहासिक पॉइंट, ठीक है, हिस्ट्री वाले सेक्टर में। तो इसमें क्या कर रहा है कि ऐतिहासिक हिस्ट्री जो है यहाँ पर ऐतिहासिक काल में इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना उत्तर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक युग से शुरू करेंगे और इसमें साहित्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण जो है ये कितने क्षेत्र में है तो ये ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्राचीन काल, क्या तो हम पढ़ेंगे प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन काल, ठीक है। अब प्राचीन काल की बात करें तो इसमें प्राचीन काल जो पढ़ेंगे, प्राचीन काल हमको जो पढ़ना है यहाँ से प्रारंभिक से लेकर के 8वीं सदी तक, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे 8वीं सदी से 12वीं सदी तक, मध्यकाल पढ़ेंगे 12वीं सदी से 18वीं सदी तक, आधुनिक काल पढ़ेंगे 18वीं सदी से 1947 तक और समकालीन पढ़ेंगे यानी समकालीन इतिहास यानी कि आज़ादी के बाद के समय से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर जो है इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं कि इतिहास जो मिलता है तो हमें ये इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी स्रोत कहाँ है, ठीक है। तो इसमें इतिहास के स्रोत के बारे में हम चर्चा करें तो इसका 2 स्रोत होता है इतिहास को जानने के लिए, एक होता है साहित्यिक जानकारी और दूसरा होता है पुरातात्विक जो है स्रोत। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत में देखिए जहाँ पर ये साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातात्विक स्रोत बोलना प्रारंभ करता है। क्या करता है, जहाँ पर ये साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से ये बोलना प्रारंभ कर देता है। तो आइए सबसे पहले हम साहित्य के बारे में जान लेते हैं, साहित्यिक स्रोत में क्या सब है हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत को जो है यहाँ पर
बढ़ाएंगे तो ये इसमें जो है 3 तरह का है। क्या है? तो एक तो धर्म ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या है? विदेशी यात्रियों की विवरण। अब देखिए धर्म ग्रंथ में क्या है, तो धर्म ग्रंथ में क्या है, यहाँ पर धर्म ग्रंथ के बारे में जो मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर लौकिक ग्रंथ। क्या मिलता है? धर्म ग्रंथ में आगे जो बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है। इस धार्मिक में क्या मिलेगा? उसके बाद ये वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में मिलेगा सूत्र। सूत्र में जो है 4 भागों में बट गया है। क्या सब? इसमें पढ़ेंगे स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ठीक है। फिर वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे 2 महाकाव्य को पढ़ेंगे, महाकाव्य में रामायण और महाभारत। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ें आगे जो बढ़ेंगे तो उसके लिए जो है वैदिक साहित्य में हम पढ़ेंगे क्या, तो उसके लिए वैदिक साहित्य को हम 4 भाग में बांटेंगे। कितना? तो 4 भाग में इसको हम वैदिक साहित्य को 4 भाग में बांट देंगे। और 4 भाग में जो बांटेंगे यहाँ पर, तो क्या बांटेंगे? 4 भाग में बांटेंगे, यानी कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक। क्या है? तो वैदिक साहित्य के भाग, वैदिक साहित्य के भाग को 4 भाग में बांट देंगे। क्या है 4 भाग? तो ये 4 भाग है, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्य ग्रंथ। ठीक है। फिर वैदिक जो साहित्य है इसमें इसका जो पार्ट है इसको जो बांटेंगे तो वो बांटेंगे वेदांग के रूप में। क्या चीज़ के रूप में? तो उसको बांटेंगे हम वेदांग के रूप में। और ये वेदांग की बात करें तो इसमें जो है व्याकरण मुख से इसमें जो है कुछ अंग की तुलना किया गया है। तो व्याकरण मुख से, निरुक्त कान से, ज्योतिष नेत्र से, शिक्षा नासिका से, कल्प हाथ और ये जो है पैर का जो है ना, छंद का जो है तुलना किया गया है, ये पैर से किया गया है वेदांग में। इस वेदांगों का सभी से शरीर के अंग से तुलना किया गया है। ठीक है। अब फिर आगे जो है कुछ धर्मशास्त्र है। इस धर्मशास्त्र में जो हमको पढ़ना है, इस धर्मशास्त्र के लिए क्या है, तो धर्मशास्त्र के लिए हमें पढ़ना है धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ। ठीक है। इन टीकाओं को, ये सब सारी चीज़ के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है और इसमें जो है पुरातत्वीय खोज और एवं उत्खनन की विधियां के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पुरातत्वीय खोज हुआ तो ये किस तरह से हुआ और क्या सब हुआ। पुरातत्विक खोज एवं उत्खनन की विधियां के बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए पुरातात्विक स्रोत जो होता है, पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और आर्कियोलॉजी यानी आर्कियोलॉस और लोगस यानी कि यूनानी भाषा है। और इस आर्कियोस का होता है पुरातत्व और लोगस का होता है ज्ञान, यानी कि पुरातन ज्ञान। ठीक है। कहता है कि यह जो है, यह वह विज्ञान है जो जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन लोगों की भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये पुरातत्विक साक्ष्य जो है ये ऐसा विज्ञान है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से जो पृथ्वी के गर्भ में यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो भी भवन, कुआं या उस समय में या तत्कालीन समय में रह रहे मानवों की जो अस्तित्व थी, उन सभी को खोद करके ज़मीन के अंदर से जो मिले पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो भी सामग्री मिलता है उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। उसके बारे में अध्ययन करने की जो जानकारी मिलती है इसी को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है। अब आगे है साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या होता है कि इसका भी कुछ सीमा है। ठीक है। क्या है? तो इसका भी कुछ सीमा है, इसका भी कुछ सीमा है। और किस तरह से कह रहा है कि इसका जो सीमा है इसमें
बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, कठिनाई हो जाती है इसको समझने के लिए। तो क्या हो जाता है इसमें, जैसे कि साहित्यिक स्रोत में जो है प्रामाणिकता की समस्या हो जाती है, प्रतिलिपि बनाने में दोष रह जाता है, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव होता है। बहुत सारी ऐसी घटना है जहाँ पर जो है ऐतिहासिक ग्रंथों की अभाव हो जाता है, नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर जो है पुरातात्विक स्रोत जो है काम आता है। तो इसीलिए देखिए, इससे पहले जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे वही स्टार पॉइंट आ गया। इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि कह रहा है कि इसीलिए कहा गया है जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व क्या करता है, बोलता है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कौन है, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है और इसी को भारतीय पुरातत्व के पितामह कहा जाता है। अब देखिए पुरातत्व क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पुरातत्व क्या है। तो कह रहा कि प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री गार्डन चाइल्ड, ठीक है, नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र जो पुरातन शास्त्री गार्डन चाइल्ड के शब्दों में भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन ही पुरातत्व है। क्या है, तो कह रहा है कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन का जो स्रोत मिलता है, जानकारी मिलता है, वही क्या है, पुरातत्व है। अब देखिए ये परिभाषा किसने दिया है, तो ये गार्डन चाइल्ड दिया है। कौन दिया है, तो ये गार्डन चाइल्ड दिया है। आगे देखिए बीबी लाल क्या बताते हैं। देखिए बीबी लाल बताते हैं, बीबी लाल के अनुसार पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो मानव संस्कृतियों को विख्यायित करती है। क्या करती है, मानव संस्कृति को और अधिक विस्तार से व्याख्या के साथ बताती है। ठीक है, अलग अलग विद्वान है और सबों का अलग अलग मत है। देखिए यहाँ पर एच.डी. सांकलिया क्या कहते हैं, ये है एच.डी. सांकलिया, और इन एच.डी. सांकलिया का मत है, क्या मत है, इन एच.डी. सांकलिया का मत है कि पुरावशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरातत्व मानते हैं। क्या है, पुरावशेषों को का जो अध्ययन है, जो अवशेष बच गया है पूरा मतलब पुराना, उसी के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। अब देखिए मार्टिन हुइलर आ जाता है यहाँ पे। मार्टिन हुइलर क्या कहते हैं, मार्टिन हुइलर के तत्व के जो है यहाँ पर जो है पुरातत्व के बारे में जो अपना व्याख्या दिए हैं, क्या कहते हैं कि मार्टिन हुइलर पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले पुरातत्ववेत्ता है। और इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता, कह रहा कि ये जो है बता रहे हैं कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु मनुष्य को भी खोदता है। ठीक है, इन्होंने पुरातत्ववेत्ता को क्या कहा है, इन्होंने पुरातत्ववेत्ता को मानववादी कहा है, क्योंकि वह तथ्यों का अन्वेषक होता है। क्या होता है, वह तथ्यों का अन्वेषक होता है। ठीक है, क्या होता है, वो तथ्यों का अन्वेषक होता है। आगे कह रहा है कि खुदाई से प्राप्त निर्जीव वस्तुओं को भी एक पुरातत्ववेत्ता सजीव बना देता है। क्या करता है, खुदाई से प्राप्त निर्जीव वस्तुओं को भी एक पुरातत्ववेत्ता क्या करता है, सजीव बना देता है। अर्थात उनमें एक दार्शनिक और कलाविद जैसी कल्पना शक्ति होती है। किसमें होती है, तो ये पुरातत्ववेत्ता में होती है। एक दार्शनिक और एक कल्पना करने की क्षमता होती है पुरातत्ववेत्ताओं में, जो पुरातत्व स्रोत की खुदाई करते हैं। आगे कह रहे हैं कि लिखित साक्ष्य, क्या कह रहा है कि लिखित साक्ष्य 5000 वर्ष पुराना है। कितना है, 5000 वर्ष पुराना है। लिखित साक्ष्य कितना है, तो 5000 से पुराना है। वहीं मनुष्य का जो है ना आविर्भाव है, अस्तित्व है, मौजूदगी है, ये कितना है,
यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पर 30 लाख वर्ष पहले का है। कितना है, 30 लाख पहले का है। और जो है जहाँ पर प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का इतिहास को पूर्णतया पुरातत्व पर ही आधारित है। ठीक है, 5000 वर्ष से पहले का जो भी इतिहास है वो क्या है, तो पुरातत्व पर ही आधारित है। कह रहा है कि वहीं ऐतिहासिक हिस्ट्री के काल के इतिहास को क्या, तो वहीं जो है वहीं ऐतिहासिक हिस्ट्री के काल के इतिहास को पुरातत्व वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्या करता है, जो इस काल के इतिहास को पुरातत्व वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। और जो भी कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है अगर साहित्य स्रोत पे, तो उसे पुरातत्व पूर्ण करते हैं। और जहाँ पर साहित्य बोलना बंद कर देता है, वहाँ से पुरातत्व बोलना प्रारंभ करता है। आगे कह रहा है कि पुरातत्व का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। क्या है, पुरातत्व क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक है। ठीक है, मानव के इसमें क्या सब पढ़ना है, इसमें जो है ना मानव का पढ़ना है। पुरातत्विक स्रोत के अत्यंत व्यापक जो अध्ययन करना है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों का अध्ययन सम्मिलित है। क्या है, आदि क्षेत्रों का अध्ययन जो है ना इसमें सम्मिलित है। कह रहा है कि वस्तुतः लंबवत और क्षैतिज उत्खनन एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें बहुत सारे तरह की जो है इसमें खुदाई की जाती है और इसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि इसमें वस्तुतः लंबवत और जो है ना इसमें कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट मिस्टेक हुआ है क्या, इधर नहीं ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है ना इसके लिए अलग अलग तरह की खुदाई की जाती है, विधियाँ अपनाई जाती है पुरातत्व को खोजने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना खोदने का दो विधि है, एक लंबवत विधि और दूसरा क्षैतिज विधि। क्या, और ये जो है ये दोनों विधि एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, लेकिन क्षैतिज से पहले हमें लंबवत उत्खनन करा लेना चाहिए। क्यों करा लेना चाहिए, तो आइए जानते हैं क्यों करा लेना चाहिए। कह रहा है कि पाषाण युगीन स्थल वागेर, क्या है, पाषाण स्थल जो है ना ये पाषाण युगीन स्थल है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा वागेर, चौपानी, मांडो आदि का क्षैतिज उत्खनन हुआ है। और इसमें जो है वाहगटहल एवं बुदिहल ऐसे नवीनतम स्थल है जहां उत्खनन में आधुनिक पुरातत्व की तकनीक प्राप्त हुई है। क्या हुई है, आधुनिक जो है तकनीक यहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ आधुनिक तकनीक प्राप्त हुई है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। इसको जो है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग जो है यहाँ पर इसका जो है जन्मदाता कनिंघम है। कौन है, कनिंघम है। और के सुझाव पर 1878 में पुरानिधि निखात अधिनियम, ठीक है, कौन सा आया, पुरानिधि निखात अधिनियम। और इस अधिनियम को जो है पारित किया गया। 1902 में कर्जन ने मार्शल को पुरातत्व विभाग का प्रमुख बनाया। किसको, तो जॉन मार्शल को। इसको क्या किया, पुरातत्व विभाग का जो है प्रमुख बनाया। किसको, जॉन मार्शल को। और कौन बनाया, तो कर्जन ने। कब बनाया, तो 1902 ईस्वी में। ठीक है, देखिए पीडीएफ सभी को मिल जाएगा, या नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए, या हमें एक नंबर पर ये नंबर लिख लीजिए 8292934822। इस पे आप जो है व्हाट्सएप कर लीजिए और उसमें जो है आप पीडीएफ मांग लीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। 1904 में क्या किया,
कर्जन जो था ये प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया। कब? 1904 ईस्वी में कर्जन प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया। और देखिए आगे क्या होता है। 28 अप्रैल 1906 को मार्शल के प्रयासों से भारतीय पुरातात्विक विभाग को एक अस्थायी विभाग बनाया गया। किसके प्रयास से? तो जॉन मार्शल के प्रयास से। अब समय बढ़ता है और 1928 में एच हरग्रीव्ज जो है महानिदेशक बने। क्या बन गए? एच हरग्रीव्ज क्या बन गया? महानिदेशक बन गया। और 1931 में राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन? तो राय बहादुर और दयाराम साहनी इसके निदेशक बने। और इस पद पर जो है आसीन होने वाले ये प्रथम भारतीय थे। कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। समय बढ़ता है और 1944 में व्हीलर ने राय बहादुर के एन दीक्षित के उत्तराधिकारी के रूप में महानिदेशक पद लिया। कौन? तो यह के एन दीक्षित के उत्तराधिकारी के रूप में कौन लिया पद? तो ये राय बहादुर लिया। और 1948 में एन.पी. चक्रवर्ती। कौन? 1948 में एन.पी. चक्रवर्ती। 1950 में माधो स्वरूप वत्स महानिदेशक बने। ठीक है, 1948 में कौन बन गया? एन.पी. चक्रवर्ती। और इधर जो है 1950 में माधो स्वरूप वत्स महानिदेशक बने। 1951 में संसद ने प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरास्थल एवं ध्वंसावशेष अधिनियम पारित किया। 1951 में। ठीक है, कब? तो 1951 में 1951 में संसद ने प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरास्थल एवं ध्वंसावशेष अधिनियम पारित किया। ठीक है, और फिर समय आगे बढ़ता है और क्या होता है कि 1958 में इस अधिनियम को और व्यापक बनाया गया। और फिर अंततः 12 मई 2020 को IAS अधिकारी वी विधायती को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक बना गया। ये अभी की है और इसको अप टू डेट कर लीजिएगा जैसे ही चेंज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक 2 पे आगे की टॉपिक पे अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत में। इसमें पूरा लेखन विद्या और इसमें राजकीय अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे और यहाँ से अपना सिलेबस रनिंग हो जाएगा। इसमें मुद्रा शास्त्र और बहुत सारे चीज़ को पढ़ना है, विदेशी अभिलेख, निजी अभिलेख और राजकीय अभिलेख, जैसे बहुत सारे चीज़ को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से सिलेबस को रनिंग देंगे। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।